हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुशनुमा तरीके से पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के इन प्रश्नों की ओर। और दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं हमारे वो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न है, जिसमें से हमने साथ ही साथ में आपका जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो आपके साइंस के प्रश्न हैं वो भी आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कंप्लीट एक पूरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपको आज के इस सेट में देखने को मिलेंगे। तो बस ध्यान से देखिएगा, साथ में पेन और कॉपी को बिल्कुल अपने पास में ही रखिए, ताकि हर एक पॉइंट आप अपना नोट जरूर करते चलेगा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और यदि कोई भी भाई बहन साथी आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं एसएससी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हों, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हों, ठीक है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के लिए तैयारी कर रहे हों, एमपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हों, तो इस वीडियो को उन तक आप जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लाइमोनाइट, और कह रहा है कि साइडोनाइट। देखिए कुछ यहाँ पर देखिए लोहा के अयस्क हैं, ठीक है, अयस्क जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है, अयस्क बोलते हैं। जो अयस्क है, कह रहा है कि जो लोह अयस्क है, कह रहा है कि सर्वाधिक कौन सा ऐसा अयस्क है जिससे लोहा प्राप्त होता है? चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, लोह अयस्क सर्वाधिक किस अयस्क से मिलता है? तो याद रखिएगा किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट से होता है। देखिए मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो भारत में बहुत कम मात्रा में ये अयस्क मिलता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट, ठीक है। किसका अयस्क है? एक लोहा का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। जो हेमेटाइट है इससे लगभग 50% तक लोहा होता है, बाकी अन्य अशुद्धियां देखने को मिलती हैं इस अयस्क में। तो ये याद रखिएगा, जो भारत में यदि आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा अयस्क देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा जो सेकेंड प्रकार का है, कौन सा भी है? सेकेंड प्रकार का। याद रखिएगा सबसे उच्च क्वालिटी का जो अयस्क माना जाता है लोहा अयस्क वो है मैग्नेटाइट, ठीक है। और जो सेकेंड स्थान पर आता है वो है हेमेटाइट, जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा ए, क्लिक कर देंगे, ए के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है आपको, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे हम। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कह रहा है कि किस प्रदेश में है? देखिए भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो भैया भीमबंध जो वन्यजीव अभयारण्य है ये है आपका बिहार में आता है। कहां पर आता है? बिहार जो है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार के अंतर्गत एक जिला है मुंगेर जिला। कौन सा जिला है? मुंगेर जिला है, ठीक है, मुंगेर जिला है। मुंगेर जिला में जो जो अभयारण्य है वो कौन सा है? भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य है। कहां पर है? बिहार में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से संबंधित भी कुछ यहां पर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जो मात्रा में पूछे जा रहे हैं वो कुछ देखिए नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा है, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों को मालूम है पश्चिम बंगाल से संबंधित वो क्या याद रखते हैं? मैंग्रोव, जो मैंग्रोव वाला है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उसी को याद रखते हैं। भैया कुछ हटकर भी पूछे जा रही हैं चीजें, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए जल्दापारा एक आपको नोट करना है। इसके अलावा जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है न्यूरा वैली। कौन सा है? न्यूरा वैली, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, एक मैंने आपको बताया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से जल्दापारा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछता है तो वो है महाराष्ट्र में है। मेघालय से जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका मेघालय में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच को कम करने की क्षमता होती है? वो है पोटाश म्यूरेट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु कह रहा है कि किस वर्ष में हुई थी? 265 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, और कह रहा है कि 276 ईसा पूर्व। देखिए तो मौर्य राजा बिंदुसार की बात करते हैं तो देखिए मौर्य वंश के एक राजा हुए हैं, याद रखेगा। मौर्य वंश की स्थापना के संबंध में यदि प्रश्न पूछता है तो याद रखेगा मौर्य वंश की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। मगध पर देखिए एक थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा, मगध की बात करते हैं तो मगध पर, ठीक है, जो अंतिम वंश रहा है वो था नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश का जो शासक था वो था घनानंद, ठीक है। एक प्रश्न बनता है कि घनानंद को हराने में, ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद की थी वो की थी भैया किसने? कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो जो चाणक्य थे उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, मदद की थी। किसको हराने में? घनानंद को हराने में की थी। और जो घनानंद थे वो हार गए थे। ठीक है, जिसके कारण से मगध पर जो अगला राजवंश आया वो कौन सा था भैया? मौर्य वंश का उदय हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए वो बिंदुसार हुए, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? अशोक महान को, सम्राट अशोक को माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा 273 ईसा पूर्व में। कब? 273 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फोगोस और डीमोस या डाइमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? देखिए सबसे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह यदि आपसे पूछता है तो याद रखिएगा किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए जो आगे बढ़े थे वो शनि के उपग्रह हो गए थे। लेकिन देखिए हमसे जो पूछा है, कह रहा है कि फोगोस और डीमोस जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो देखिए सबसे छोटा उपग्रह आपको याद रखना है, सबसे बड़ा उपग्रह याद रखना है। पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह का है? तो देखिए सबसे छोटा जो उपग्रह है वो किसका है? डाइमोस है, सबसे छोटा है। और किसका है? मंगल का है। फोगोस और डीमोस है जो किसके उपग्रह हैं भैया? मंगल के उपग्रह हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो मंगल का है, कौन सा है? डाइमोस है जो सबसे छोटा है। किसका? ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो वो है डीमोस। ठीक है, यदि पूछता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड है। और किसका है? बृहस्पति का है, ये भी आप याद रखिएगा। शुक्र की बात करते हैं, देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है जुड़वां बहन। ठीक है, किसकी बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में जानते हैं। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है शुक्र को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो शुक्र है इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा अधिकता है, इसी कारण से क्या है, ये गर्म ग्रह है एक, ये भी आपको याद रख लेना है, याद रखिएगा। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह फोगोस और डीमोस किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और धैर्य के साथ में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ये वीडियो खत्म हो जाएगी। छोटी सी वीडियो है पर छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई थी? चलिए देखिए, कह रहा है कि सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंजन समिति, माधव नायर समिति, उल्लास कारंथ समिति। देखिए जो कस्तूरी रंजन समिति है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत पहले हम आंसर लगा लेते हैं। तो जो सुब्रमण्यम समिति है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुब्रमण्यम समिति है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए जो कस्तूरी रंजन समिति है, और एक और आपको याद रखना है, गाडगिल समिति। क्या है? गाडगिल समिति है जो पर्यावरण संरक्षण के हेतु बनाई गई थी। देखिए 1986 का आपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा सुना होगा। ठीक है, इसी के तहत देखिए एक गाडगिल समिति थी, और गाडगिल समिति क्या है, किससे संबंधित थी? पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इसके बाद में ही उत्तराधिकारी के तौर पर याद रखिएगा एक समिति बनाई जाती है, वो है कस्तूरी रंजन समिति। किसके उत्तराधिकारी के तौर पर? गाडगिल समिति के तौर पर। ठीक है, तो देखिए जो गाडगिल समिति है इसके प्रश्न भी पूछ सकता है कि गाडगिल समिति के का यदि आपसे पूछता है कि उत्तराधिकारी के तौर पर कौन सी समिति बनाई गई थी, तो वो है कस्तूरी रंजन समिति है, याद रखिएगा। ठीक है, और किससे संबंधित थी? तो ये भी याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है इसके लिए कस्तूरी रंजन समिति, गाडगिल समिति दोनों का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। जो पश्चिमी घाट था उस पर खनन रोकने के लिए, जो प्रदूषणकारी जो उद्योग लगाए जा रहे थे उनके रोकने के लिए इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी समिति पहले जो गठित हुई? गाडगिल समिति, दूसरी थी कस्तूरी रंजन समिति। ठीक है, किस पर? यदि आपसे पूछता है कि कहां पर, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए कैलाश मंदिर है, जो कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें से किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। पूछ सकता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, चेन्ना केशव मंदिर की बात करते हैं, कहां पर है? तो यार नोट कर लेना है आपको, कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। आदि कुंभेश्वरी मंदिर ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो यह है तंजावर में।
तंजावर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे एक और यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, याद रखिएगा, जो कैलाश मंदिर है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में संभाजीनगर नाम कर दिया गया है औरंगाबाद का, तो ये भी याद रख लीजिएगा, कैलाश मंदिर, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये तीनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चेन्नई के मंदिर, आदि कुंभेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। पूछता है कि जो साउथ इंडिया के जो आपके मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, याद रखेगा इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियाम झील या फिर जिसको 12 पानी के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि किस प्रदेश में है? चलिए तो देखिए, जो उमियाम झील है वो किस प्रदेश में है? मेघालय में है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, यदि सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो वो है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, याद रखिएगा, जो चिल्का झील है वो क्या है? पहला पूछता है आपसे कि भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल या रामसर स्थल कौन सा था, याद रखेगा। पूछता है कि रामसर स्थल कौन सा था, याद रखेगा, कौन सा है? चिल्का झील को सबसे पहले, ठीक है, आर्द्रभूमि स्थल के अंतर्गत, संरक्षण के अंतर्गत इसको बनाया गया था, याद रखेगा, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील है। खारे पानी की लेगून झील यदि आपसे पूछता है तो वो कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? चलिए देखिए, तो किसी गैस को यदि हमें द्रव में कन्वर्ट करना है तो कह रहा है कि इसके लिए सबसे सरल विधि कौन सी होगी? तो इसके लिए क्या है? कम टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। यदि अधिक टेम्परेचर रहेगा तो द्रव क्या है? और वाष्प में बदल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि गैस से द्रव में बदलना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। क्या है? दाब अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो कम तापमान उच्चतम दाब पर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा, चलिए अतरंजी खेड़ा कह रहा है कि किस जिले में है? एटा में है, आगरा में है, बागपत में है, गोरखपुर में है। ये प्रश्न कोई भी नहीं कराएगा आपसे, पूछे यही सब प्रश्न जाते हैं, ठीक है। आपसे जो सब कोई पढ़ा रहा है वही सब नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप, क्योंकि देखिए कुछ हटकर करिए सर, भेड़ चाल चलने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नों का लेवल अलग आ रहा है, परीक्षाएं कुछ अलग ढंग से की जा रही हैं और हम एक ही जगह पर अड़े हुए हैं, तो इससे सिलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। सिलेक्शन चाहिए तो कुछ नया करने की कोशिश करिए। तो देखिए कह रहा है कि अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? एटा में है, आगरा में है, बागपत में है, गोरखपुर में है। अतरंजी खेड़ा की बात करते हैं तो देखिए अतरंजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, याद रखिएगा। पूछता है कि किस काल से संबंधित है, किस काल का ये स्थल रहा है, पुरातात्विक स्थल है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, ठीक है। कुषाण काल आप समझ रहे होंगे, कनिष्क एक राजा हुए कनिष्क, ठीक है, कुषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है। और जो अतरंजी खेड़ा है इसमें, ठीक है, खुद जब इसकी खुदाई हुई तो क्या क्या मिला है ये भी आपको याद रख लेना है। एक तो देखिए पकी हुई ईंटें मिली थी, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा जो घड़े के आकार का होता है, टेराकोटा, ठीक है, मिला था, ठीक है। मानव और पशु की साथ में मूर्तियां मिली थी। लोहे की जो भट्टियां होती थी वो भी यहाँ पर खुदाई में मिली थी, याद रखिएगा। कहां पर है? एटा में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि गोल्डन लंगूर है, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी घाटों और पिलानी की जो पहाड़ियों में पाया जाता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में इसको जोड़ा गया है क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर था या विलुप्त हो चुका है लगभग, ठीक है। तो जो गोल्डन लंगूर है, कह रहा है कहां पर पाया जाता है? भारत के पश्चिमी घाटों में और जो पिलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। दूसरा, IUCN द्वारा लुप्त प्राय जातियों की सूचियों में जोड़ा गया है। बिल्कुल दोनों यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे, सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो गोल्डन लंगूर है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर पाया जाता है और IUCN द्वारा लुप्त प्राय जाति की सूची में इसको जोड़ दिया गया है। देखिए IUCN के द्वारा कौन सी ऐसी सूची है जिसमें लुप्त प्राय जाति जोड़ी जाती हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कौन सी है? रेड डाटा लिस्ट। कौन सी है? रेड डाटा लिस्ट है, जिसमें जो लुप्त प्राय जातियां हैं उनको इस सूची में रखा जाता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा ये सूची जारी की जाती है, तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN के मुख्यालय की बात करते हैं तो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी नगर पालिका है? तो देखिए कुल कितनी नगर पालिका है? 17 नगर पालिका है, डी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। अकबर के समय में कह रहा है कि प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? कौन थी? सूबा।
कौन सी इकाई थी? सूबा हुआ करती थी। और यदि आपसे पूछता है कि देखिए राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी, तो सूबा थी। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, एसएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, आपको नोट करना है इस प्रश्न को, ठीक है। एसएससी एमटीएस में देख लेना इसको। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल की राजस्व प्रणाली हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? याद रखेगा, जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त बोलते थे, ठीक है। किसको? राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न कि अकबर के वित्त मंत्री के तौर पर कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल। तो देखिए सबसे मजबूत बल की बात करता है तो कौन सा है? वो है भैया आपका नाभिकीय बल है, ठीक है। कौन सा है? नाभिकीय बल है जो सबसे एक मिनट, ठीक है, ठीक है, नाभिकीय बल, ठीक है। और यदि पूछता है कि सबसे कमजोर बल कौन सा है, वो है आपका गुरुत्वीय बल है। ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह रहा है कि किससे संबंधित है? व्हेलों की सुरक्षा से, वन्यजीव सुरक्षा से, ओजोन परत की सुरक्षा से, कह रहा है कि परमाणु युद्ध से संबंधित है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए मैं यहां पर आपको एक दो पॉइंट यहां पर नोट करना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल चलाया गया था, ठीक है, तो सबसे पहले जो चलाया गया था वियना प्रोटोकॉल। कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है, 1985 में हुआ था, फेल रहा। इसके बाद में कनाडा में मॉन्ट्रियल में, ठीक है, कनाडा में मॉन्ट्रियल में ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर एक प्रोटोकॉल चलाया गया जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। कब चलाया गया? 1987 में चलाया गया। ये भी आपको याद रख लेना है। किससे संबंधित है? ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण एक समझौता हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ था वो पहला समझौता हुआ था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया ने, ठीक है, भारत ने मॉन्ट्रियल समझौता पर अपने कब हस्ताक्षर किए हैं? ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1992 में। कब किए हैं? 1992 में, ठीक है, भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का अवलोकन करिए। देखिए कह रहा स्टेटमेंट है कुछ यहां पर, फिर इसके बाद में आपको सही ऑप्शन यहां पर लगाना है। चलिए देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ की एक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भारतीय संघ में अनिवार्य राज्यारोहण है। कह रहा है कि प्रांतों की आंशिक पुनर्गठन है। बिल्कुल पहला और तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, ठीक है, और कह रहा है कि गुरुत्व के कारण। चलिए तो देखिए वर्षा की बूंद का जो गोल आकार होता है वो पृष्ठ तनाव, जो देखिए सतही तनाव होता है बूंद का, किसके कारण होता है? जो वाटर की जो सतही, ठीक है, जो सरफेस होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, उसका जो सतही तनाव होता है, ठीक है, उसके कारण होता है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसके नींव की बात करते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो याद रखेगा पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। याद रखेगा कब रखी गई थी? तो 15 जनवरी, कब रखी गई थी? 15 जनवरी 1974 में रखी गई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? चलिए तो देखिए भारतीय संविधान जो 73वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए एक तो है 73वां संशोधन और है 74वां संशोधन। दोनों संशोधन 1992 में हुए हैं, ठीक है। किससे संबंधित है 73वां संशोधन? पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची यदि आपसे पूछता है तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका
पंचायत है, ठीक है, तो नगर जो पंचायत है उसकी किसमें जो 1992 के अंतर्गत जो 74वां संशोधन हुआ है, 74वां संशोधन है वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है। चलिए तो देखिए न्यू कैसल बंदरगाह जो कैसा है भैया, विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह के तौर पर इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो जो न्यू कैसल बंदरगाह है कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है, देखिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी यदि आपसे पूछता है कि किस महासागर में है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रख लेना है कहां पर है, अटलांटिक महासागर की एक खाड़ी है जो सबसे बड़ी खाड़ी है। इसके अलावा देखिए अटलांटिक महासागर की जो खाड़ी है वो है गिनी की खाड़ी, बिस्की की खाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है। चलिए तो कह रहा है कि 2 माह, 4, 6 या फिर 8 माह के लिए। देखिए संसद की बैठक की बात करते हैं, यदि कह रहा है कि कोई विधेयक संसद के एक सदन में क्या है पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो इसके लिए किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त बैठक है वो याद रखिएगा, जो संयुक्त बैठक है पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो 108 में मिलता है। पूछता है कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचमहल कहां स्थित है, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी, बरेली में है। चलिए देखिए बरेली तो बांस नगरी, ठीक है, बांस नगरी के नाम से जानते हैं बरेली को। इसके अलावा, ठीक है, जो बरेली है दिया सलाई के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, दिया सलाई। फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये सभी कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ की बात करते हैं तो ताला नगरी, जो अलीगढ़ के ताले हैं विश्व में, भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताले के लिए फेमस है, ठीक है। आगरा पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मारीच का एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का है। कह रहा है कि केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का है, परिक्षेपण का है। चलिए तो देखिए जो मारीच का है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक क्या है, उदाहरण है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एस विजय लक्ष्मी कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस से है, और कह रहा है कि हॉकी से। देखिए जो एस विजय लक्ष्मी जी हैं वो किससे, शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर के तौर पर इनको हम जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, किससे संबंधित है, चेस, शतरंज से संबंधित है, सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए कह रहा है कि कोमोलांगम, ठीक है, चोमोलंगमा या फिर कोमोलंगम के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। चलिए तो देखिए कैलाश पर्वत कह रहा है, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर कंचनजंगा, तो कोमोलंगम, ठीक है। तो यहां पर 2 याद रखना है, एक तो नेपाल हो गया कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो आप समझ रहे होंगे, मालूम ही होगा आपको कि सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में, ठीक है, चामोलंगमा या फिर कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, कहां पर, तिब्बत में जाना जाता है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस या प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो मनाया जाता है, ठीक है, क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल टेक्निकल दिवस, क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल टेक्निकल दिवस मनाते हैं, ठीक है, डे मनाते हैं। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहां पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है, श्रवणबेलगोला, पालीताना, और कह रहा है कि खंडगिरी, रत्नगिरी। देखिए
श्रवणबेलगोला की बात करते हैं तो जैन धर्म से संबंधित एक स्थल है, ठीक है, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, जो क्या है जैन धर्म से संबंधित भी है, ठीक है। तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पालीताना भी जैन धर्म से संबंधित है, खंडगिरी भी जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन रत्नगिरी की बात करते हैं तो देखिए बिहार के एक बात करते हैं, एक पहाड़ था, ठीक है, प्राचीन नाम था इसका, ठीक है, क्या है, रत्नगिरी या फिर राजगृह से, जो मगध की एक राजधानी, सबसे पहले राजधानी क्या थी, ठीक है, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र बनाई गई थी, इसके पहले जो राजधानी हुआ करती थी राजगृह, जो राजगृह की राजधानी बसी हुई थी, ठीक है, वो कहां पर, रत्नगिरी जो एक पहाड़ हुआ करता था, इस पर बसी हुई थी। तो ये जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल नहीं है, याद रखिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के प्रश्न, और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का ये सेशन कैसा लगा है, प्रश्न कैसे लगे हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए प्रतिदिन नया करने की कोशिश की जा रही है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 4 बजे आपको जीके जीएस से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। सिलेक्शन चाहिए तो आपको हिंदी सामान्य ज्ञान ही कंप्लीट करना पड़ेगा, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, सिर्फ आपका समय बर्बाद किया जाता है परीक्षा के दौरान। तो याद रखिएगा, जीके और हिंदी को आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो प्रतिदिन ज्वाइन करिए वीडियो को, ठीक है, एक एक प्रश्न समझिएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए जाते हैं उनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और जब भी आपकी परीक्षा हो एक बार इन सभी पॉइंट पर, सभी प्रश्नों पर नजर डालकर जरूर जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक, भाई, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए जो भी है, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। इसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।